Hello student, very good morning. My name is Bhavani Singh Kelawat and you are most welcome to my YouTube channel Physics by BS Kelawat. तो dear student, today's class for the English medium और आपको पता है कि हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उसकी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने स्टार्ट की है और अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर 4 लेक्चर्स कर चुका हूं। ये सारे बेसिक लेक्चर थे। ठीक है, और इन लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है तो देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इनके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। और जो सेकंड लेक्चर था उस सेकंड लेक्चर में हमने डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के बारे में समझा था। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इंसुलेटर्स ही होते हैं। इट मींस उनके अंदर कंडक्टिविटी तो नहीं हो सकती मगर वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? जैसे ही मैं किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं तो उस पर पोलराइजेशन होता है और इसकी सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है और उसके अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इट मींस वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है ना, वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर उसके अंदर शो करता है। इट मींस जो आपका डाई इलेक्ट्रिक होता है वो इंसुलेटर है। इट मींस उसमें चार्ज फ्लो नहीं होंगे, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा या उसके अंदर कंडक्टिविटी तो नहीं होगी, बट वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, फिर हमने उस डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूक्लियाई, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव के जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने डाई इलेक्ट्रिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पोलर एंड नॉन पोलर। जब पॉजिटिव और नेगेटिव का न्यूक्लियाइड एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाता है उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब पॉजिटिव का न्यूक्लियस और नेगेटिव का न्यूक्लियस अगर कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाता है तो उसे हम पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर वहां हमने उसकी डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल हमने पोलर नॉन पोलर के देखे थे। और उसके बाद वाली जो क्लास थी फिर हमने उसमें इस पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक का हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर देखा था। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या आई थी, जब हम किसी नॉन पोलर को भी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके एटम के अंदर जो प्लस और माइनस होते हैं उन पर फोर्स लगता है और दोनों कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाते हैं और नॉन पोलर भी एक पोलर की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी नॉन पोलर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो एक पोलर की तरह बिहेव करने लग जाता है, मतलब उसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। क्लियर है? ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो हमारा जो 4th लेक्चर था, उस 4th लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन या जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जब हम किसी जैसे हमारे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और हम वहां पर कोई डाई इलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं। ठीक है, तो उस पहले E0 एक्सटर्नल होता है तो उस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको हमने नाम दिया था रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने लिखा था E = E0 - EP। क्लियर है? तो उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एक हमारी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एक पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, और हमने साई और के में एक रिलेशन भी देखा था। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट था। उनकी जो टर्म्स हैं वो काफी यूजफुल होती हैं, उनसे जो फॉर्मूलाज बने हैं उनका भी काफी यूज है, न्यूमेरिकल में काफी वो यूज आते हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं वो हमारे जो प्रीवियस 4 लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में बात है। अब आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर से आपको ये पता चलने लगेगा कि हमारा जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो उस कैपेसिटेंस वर्ड का मतलब है वो आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस समझने के बाद हमें सिर्फ कैपेसिटर और पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, कैपेसिटर क्या करता है, वो सारी बात आज के लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज हम कैपेसिटेंस का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा मगर आपको बहुत अच्छे से समझने की इसको कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखो हमारा जो लेक्चर नंबर 4.5 है उसका जो टॉपिक है आज का 4.7 वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है,
तो पहले क्या समझते हैं हम, ये इलेक्ट्रिकल का मतलब तो आप सब समझते हो, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड। क्या होता है? कैपेसिटी टू होल्ड, मतलब किसी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी। कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी चीज होल्ड करके रखता है ना। किसी के भी एक्सपेक्ट में हम मास कर सकते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड। और हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब कोई भी कंडक्टर अपने ऊपर कितना चार्ज होल्ड करके रखता है, कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, वो उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। मतलब किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज कैपेसिटी, चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। समझ में आ रही बात? क्या मतलब है इसका? देखो, जैसे कि मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, सपोज इसका मुझे कैपेसिटेंस चाहिए। क्या मतलब होता है कैपेसिटेंस का? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, मतलब ये जो कंडक्टर है ये कितना चार्ज होल्ड करके रख सकता है, नॉन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलेंगे। ये हम इसको कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको चार्ज देना स्टार्ट करते हैं। क्या देना स्टार्ट करते हैं? हम इसको चार्ज देना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको चार्ज दूंगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा चार्ज। अगर उसके बाद भी मैं इसको चार्ज दूंगा तो वो चार्ज क्या करेगा, वो चार्ज ओवरफ्लो करेगा। क्या करेगा? ओवरफ्लो करेगा, या वो चार्ज डिस्चार्ज होने लगेगा। क्या करने लगेगा? डिस्चार्ज होने लगता है। मतलब जो इसने चार्ज होल्ड करके रखा है ये इसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाएगा, जिसे मैं सी से लिखा करूंगा। मतलब किसी भी कंडक्टर के द्वारा चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। बात समझ में आई? इसको हम किसी भी ऑर्डिनरी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं यहां पर एक बीकर लेता हूं, इस बीकर की कैपेसिटी है 1 लीटर। क्या होगी? इस बीकर की कैपेसिटी है 1 लीटर। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी को इनपुट करता हूं, कितना? यहां पर मैं पानी इनपुट करता हूं 1 लीटर। अगर 1 लीटर के बाद में अगर मैं पानी इसमें इनपुट करूंगा तो पानी क्या होने लगेगा? ओवरफ्लो होने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी थी? इसकी कैपेसिटी 1 लीटर की ही है। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा पानी भरना है तो आपको एक बड़ा बीकर लेना होगा। मैं बड़ा बीकर लूंगा। अब मान लो ये 2 लीटर का बीकर है तो इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा? 2 लीटर पानी आएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी। अगर 2 लीटर से मैं ज्यादा पानी इसमें दूंगा तो ये पानी क्या करेगा? ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो इसी तरह से जो मैंने पानी के बारे में बताया, ये बात सेम कंडक्टर के लिए भी ऐसी ही चीज होती है कि कोई किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं। क्या देते हैं? किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो एक लिमिट के बाद वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। तो जितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, कैपेसिटी टू होल्ड, है ना। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू होल्ड अ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? अब देखिए, जब आप इस कंडक्टर को चार्ज देते हो तो उसके साथ में क्या बढ़ता है, मेरी बात समझना। जैसे कि मैंने यहां पर मैंने एक बीकर ले लिया। क्या ले लिया? मैंने यहां पर एक बीकर ले लिया। जैसे जैसे मैं इसके अंदर वाटर इनपुट कर रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, क्या बढ़ रहा है? ये हाइट बढ़ रही है ना। क्या बढ़ रहा है? वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूं तो वाटर का लेवल जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से सेम बात कंडक्टर के लिए भी होगी। जैसे जैसे मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दूंगा, सुनना ध्यान से, जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को क्या देंगे, जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? चार्ज क्यू सप्लाई करेंगे, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। उसका पोटेंशियल V बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हम चार्ज देंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे कि इधर मैं जैसे जैसे इसके अंदर वाटर इनपुट कर रहा हूं वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? लेवल ऑफ वाटर या पानी की जो हाइट है वो बढ़ रही है। इसी तरह से जब हम किसी को चार्ज क्यू देंगे किसी कंडक्टर को तो उसका क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। सर आप पोटेंशियल क्यों बढ़ा रहे हो? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं पोटेंशियल को क्यों बढ़ा रहा हूं? देखो, जब मैं इसको चार्ज दूंगा, सपोज मैंने इसको जब पहली बार चार्ज दिया, ठीक है, मेरा कोई वर्क डन नहीं हुआ। सपोज मेरा वर्क डन क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि इस चार्ज का अपोज करने वाला कोई नहीं है। मगर जब मैं ये दूसरा चार्ज यहां पर ले जाऊंगा तब ये वाला चार्ज क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क डन ऑन अ चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन ऑन अ चार्ज। तो जितना चार्ज आप इसके सरफेस पर, जितना चार्ज इस कंडक्टर को आप दोगे उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल, थर्ड चैप्टर यही था पूरा हमारा। वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो जितना ज्यादा इस पे आप चार्ज दोगे उतना ज्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैंने जो अभी आपको बताया है, शायद कैपेसिटेंस का मतलब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। मैं कुछ डेफिनेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ के बता देता हूं। देखो, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है चार्ज और कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड, है ना। तो कैपेसिटी टू hold the electric charge by an conductor is known as a electrical capacitance of that conductor। सभी कंडक्टर की कैपेसिटी अलग अलग होगी, देखो, है ना। देखिए ये वाला जो ग्लास था इसके अंदर 1 लीटर वाटर आया था, इसके अंदर ज्यादा आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा इसकी शेप और साइज कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। कुछ और भी कारण होंगे जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। मगर हाल फिलहाल अभी हमको देख के ये पता चल रहा है कि साइज बढ़ने पर कैपेसिटेंस बढ़ता है। छोटा बीकर कम पानी, बड़ा बीकर ज्यादा पानी। इसी तरह से छोटा कंडक्टर कम चार्ज, बड़ा कंडक्टर ज्यादा चार्ज। तो साइज बढ़ने पर क्या बढ़ जाएगा, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज। मतलब चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है वो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। आगे देखो एक और डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ अ रिसीविंग चार्ज बाय एन कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज रिसीव करने की जो कैपेसिटी होती है वो ही उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। ये तो कुछ ये मैंने आपको एक सिंपल तरीके से कैपेसिटेंस को समझाने की कोशिश करी है। अब हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पर जाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या आता है और इसके यूनिट और डायमेंशंस क्या होते हैं और कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें हम अभी कर लेंगे। देखो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये मेरे पास सपोज एक कंडक्टर है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस मेरे पास r है। इसको मैंने चार्ज दिया, मैंने सपोज इस पर कितना चार्ज दिया है, इसको मैंने q चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, तो इस पर मैंने कितना चार्ज दे दिया, सपोज इसको मैंने इस पर टोटल q चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया, q। और q चार्ज देने से इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया, v। और मान लेंगे इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है c। तो ये c कहां से आएगा उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखो, जैसे जैसे हम चार्ज, है ना, जैसे जैसे हम चार्ज देंगे वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, है ना। द चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential of an conductor। मतलब जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल राइज करेगा। अब देखो यहां आ गया Q प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम रिमूव करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा C, यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो C क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां से Q इक्वल टू C मिल गया और C इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। C इक्वल टू हमारे पास Q बाय V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाय V, है ना। किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी टाइम पर Q और V का जो रेशियो होता है वो उसका कैपेसिटेंस बताएगा। क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम on a given conductor, किसी भी टाइम पर, किसी गिवन कंडक्टर पर, at any instant of time on a given conductor, the ratio of
चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल gives electrical capacitance of a conductor, मतलब किसी भी गिवन टाइम पर, मान लो इस पर अभी मैंने Q चार्ज दिया, ठीक है, कितना भी Q1 Q2 मैंने इसको Q चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल V बढ़ गया, तो अभी इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Q बाई V क्या बताएगा, इसका कैपेसिटेंस बताएगा, ठीक है। ये हो जाएगा C इक्वल टू Q बाई V पर, ठीक है। इधर अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको रब करूंगा, ये इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, उसके बारे में आगे हम बात और कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये आपने लिख लिया है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस कैसे निकाला गया आपको पता है, C इक्वल टू Q बाई V जो है, यह आपका क्या बता रहा है, कैपेसिटेंस बता रहा है, ठीक है। अब देखिए इस कैपेसिटेंस को हमको नीड होगी इसकी यूनिट की, है ना। C की जो यूनिट होती है, तो यूनिट ऑफ C जो होती है, यूनिट ऑफ C जो है वो है हमारे पास फेरड, क्या है, फेरड, जिसे मैं F से लिखता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास चार्ज है, जिसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, कूलम्स है, ठीक है। उसके बाद V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है, या पोटेंशियल है, जिसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट हो जाएगी हमारे पास वोल्ट, ठीक है। ये सारी बातें इसको लेके, अब देखो हम C को डिफाइन कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी, है ना। देखो डेफिनेशन और कर सकते हैं हम, देखो C इक्वल टू क्या आया, Q बाय V, क्या आया, Q बाय V। मैं कह रहा हूं सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल समझना, V को अगर मैं 1 वोल्ट इंक्रीज कर दूं, इसके लिए जो चार्ज की नीड होगी यही क्या बताएगा, इसका कैपेसिटेंस बताएगा। अगर मैं V को कितना इंक्रीज कर दूं, 1 वोल्ट कर दूं, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल, एक और डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज charge required to increase potential by 1 volt is called electrical capacitance, is called electrical capacitance। मतलब किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की नीड होती है वही उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा कैपेसिटेंस के बारे में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम C किस पर डिपेंड करता है ना। देखो तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, C does not depends upon Q and V। C जो होता है वो कभी भी Q और V पर डिपेंड नहीं करता। देखो Q और V आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, पर C जो है ये एक कांस्टेंट है। तो गिवन कंडक्टर के लिए C क्या होता है, C एक क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, C हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है जो कभी भी Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा। Q और V एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मगर C कभी भी Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा और नहीं करेगा, ठीक है। इस बात को बिल्कुल आप दिमाग पे फिट कर लो। क्यों नहीं करेगा, C एक कांस्टेंट है फॉर अ गिवन कंडक्टर। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर आपको ओम्स लॉ का पता हो, ध्यान से सुनना, अगर आपको ओम्स लॉ का पता हो, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, ओम्स लॉ जो था आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता, IR, याद है, और R बराबर क्या था, V अपॉन I। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि R V और I पर डिपेंड करता है, यहाँ R और V और I पर डिपेंड नहीं करता। R किस पे डिपेंड करता है, याद करो, R डिपेंड्स अपॉन, R आपको याद है, R डिपेंड करता है, R का फॉर्मूला था R इक्वल टू रो L बाई A। तो R किस किस पे डिपेंड करता था, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। मतलब अगर ये कंडक्टर है तो इसकी लेंथ पर और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो होता है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कभी भी ये V और I पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से जो C होगा
वो कभी भी Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? इसको आप लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे हमको पढ़ना है और इसके बारे में। तो अगर C जो है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता है तो किस पर डिपेंड करेगा, वो सारी बातें हम अभी लिखेंगे। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। ठीक है, Q इक्वल टू CV और मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है वो फैराड होती है। क्या होती है? फैराड होती है। ठीक है, तो देखो एक बात याद रखो, जैसे कि क्या मतलब कहना चाह रहा हूं। देखो C इक्वल टू क्या होता है आपके पास, Q बाई V, ये पता चल गया, यही होता है C इक्वल टू Q बाई V। देखो अगर ये कंडक्टर है, सपोज ध्यान से देखना, ये कंडक्टर लिया मैंने A। अब देखो इसको, इस कंडक्टर को मैंने सपोज, इस कंडक्टर को मैंने 8 कूलम चार्ज दिया और मान लो इस कंडक्टर का पोटेंशियल 4 वोल्ट इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 4 वोल्ट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा Q बाई V, तो कितना आएगा Q 8, V कितना है 4, ये कितना आया 2 फैरड, C कितना आया 2 फैरड। मैं वापस इसी कंडक्टर को लेता हूं, ध्यान से सुनना, सेम कंडक्टर, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सब कुछ सेम है, यही कंडक्टर है, सिमिलर है ना। अगर इसको मैंने X लिया तो ये भी मेरा X कंडक्टर हो गया। इसको मैंने सपोज चार्ज को बढ़ा के कर दिया 16 कूलम, तो हमने देखते हैं इसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। यहां से वापस C निकालोगे तो Q बाई V 16/8 जो कितना आ गया 2 फैरड। तो आप देखो किसी भी गिवन टाइम के लिए कभी भी निकालो आप, C की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, ये देखो दोनों सेम आई। तो ये सेम कंडक्टर के लिए Q और V का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब C किस पर डिपेंड करता? अगर C कभी भी Q और V पर डिपेंड नहीं करता तो C डिपेंड्स अपॉन किस किस पे करता है। तो एक तो देखो आपको पता चल रहा है कि जितनी बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा चार्ज आएगा। तो हो गया शेप एंड साइज ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का शेप और साइज जितना बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस भी उतना ज्यादा। एक हो जाएगा, ठीक है, नेचर ऑफ अ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, या इसको हम परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। परमिटिविटी, कौन सा मीडियम आज है ना, उसके सराउंड में कौन सा मीडियम है, कौन से मीडियम के अंदर ये कंडक्टर रखा गया है, उस मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और तीसरा नेबरहुड कंडक्टर, मतलब जिस कंडक्टर का आप कैपेसिटेंस की बात कर रहे हो, जैसे कि मैं इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C है सपोज, अगर इसके पास में लाके मैं कोई न्यूट्रल कंडक्टर रख दूंगा, क्या रख दूंगा, ये मेरे पास कोई चार्ज है, पहले मैंने इसको चार्ज देखा है, चार्ज देने से सपोज इसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, ये मैंने इसको चार्ज दे रखा है ना, चार्ज कंडक्टर। अब मैं इसके पास लाके कोई अगर न्यूट्रल कंडक्टर रख दूं, क्या रख दूं, न्यूट्रल, तो इसका कैपेसिटेंस अब चेंज हो जाएगा, इस वाले का कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही किसी कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के पास या किसी कंडक्टिंग जो कंडक्टर है ना, कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, उसके पास में लाके अगर मैं कोई दूसरा कंडक्टर रख दूंगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस 3 चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो शेप और साइज पर, एक हो जाएगा मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, मतलब उसके पास कौन सा मीडियम है, मतलब वो जो कंडक्टर है वो कौन से मीडियम में रखा गया है, सेकंड। और थर्ड हो जाएगा नेबरहुड कंडक्टर, मतलब उस कंडक्टर के पास में कोई दूसरा कंडक्टर है, उस पर भी डिपेंड करेगा इसका कैपेसिटेंस। तो पहले इसका कैपेसिटेंस सपोज C था, मैंने पास में लाके दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर रख दूंगा, इसका कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वो कैसे होगा, जब हम आपको कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कैसा क्यों होता है। ठीक है, मगर ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप सो आपको कैपेसिटेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इक्वल टू CV, जहां पर C होगा वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। C कभी भी Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा, C डिपेंड करेगा शेप, साइज और मीडियम, और उसके नेबरहुड में कौन सा कंडक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम, देखिए Q इक्वल टू CV हो गया, C इक्वल टू Q बाई V हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे, C को लिख देता हूं 1 फैरड, ये हो जाएगा 1 कूलम, ये हो जाएगा 1 वोल्ट। मैं कह रहा हूं डेफिनेशन ऑफ 1 फैरड, डेफिनेशन ऑफ 1 फैरड, 1 फैरड को कैसे डिफाइन करोगे, है ना।
अब वन फेरेड को डिफाइन करने का मतलब, अगर किसी कंडक्टर को आप 1 कूलम चार्ज दो, क्या दो, किसी कंडक्टर को अगर आप 1 कूलम चार्ज दें, किसी कंडक्टर को अगर हम 1 कूलम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1 फेरेड हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया इसकी डेफिनेशन, व्हेन वी गिवन 1 कूलम charge to any conductor, when we given 1 coulomb charge to any conductor, then the potential is increases by 1 volt, increases by 1 volt, then the capacitance of conductor is 1 farad, मतलब किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर, उसका पोटेंशियल 1 कूलम चार्ज देने पर, ठीक है, 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए, तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो जाएगा 1 फेरेड। तो 1 फेरेड की डेफिनेशन भी क्लियर है। अच्छा, अब देखो 1 फेरेड जो होती है वो बहुत लार्ज यूनिट होती है ना। 1 फेरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। वन फेरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। 1 फेरेड जो है वो एक लार्ज यूनिट है। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसकी कुछ स्मॉलर यूनिट भी है। क्या है, कुछ स्मॉलर यूनिट भी है। कैसे, जैसे कि मिली फेरेड, मिली, माइक्रो, नैनो फेरेड और पिको फेरेड, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -9 और 10 टू पावर -12। तो ये कुछ स्मॉलर यूनिट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत याद रखनी होगी इसको न्यूमेरिकल के लिए। तो फेरेड होती है वो लार्ज यूनिट है, तो कुछ स्मॉलर यूनिट है मिली, माइक्रो, नैनो और फेरेड, -3, -6, -9 और -12। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब लास्ट में क्या बचता है इसमें हमारे पास, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बचता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा कैपेसिटेंस का, वो देख लेते हैं। बताओ Q इक्वल टू क्या हो गया, CV। तो C हमारे पास क्या हो जाएगा, Q बाय V। कितना हो जाएगा, Q बाय V। अब Q बाय V है तो देखो C इक्वल Q का Q, V का क्या होता है फॉर्मूला, V का होता है W अपॉन Q। कितना होता है, W अपॉन Q। ये Q पर मल्टीप्लाई होगा Q² इंटू W। ये होगा वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा Q²। फोर्स का क्या होता है, M1 L1 T-2। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। और D हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा L1, ठीक है। Q क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T। तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू T। कितना हो जाएगा, इस Q की जगह रखो I इंटू T का होल स्क्वायर। यहां पर देखो क्या बचा है, M1 L1 कितना हो गया, L2 और T-2। ये I का हो जाएगा एम्पियर, स्क्वायर का स्क्वायर, T का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा M1 L2 T-2। तो यहां पर क्या बच गया, देखो यह हो जाएगा A की पावर 2, ये T की पावर 2, ये M1 L2 T-2। अब देखो M1 को ऊपर ले जाओ M-1, L2 को ऊपर ले जाओ L-2, T-2 को ऊपर ले जाओगे T टू पावर 4, माइनस के ऊपर प्लस हो जाएगा, और A की पावर 2। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q बाई V। यूनिट क्या होती है इसकी, फेरेड। क्या होता है कैपेसिटेंस, तो किसी कंडक्टर की जो चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। तो और किसी गिवन टाइप पे, किसी गिवन कंडक्टर के लिए Q और V का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब C जो होता है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता। तो C किस पर डिपेंड करता है, तो C डिपेंड करता है शेप और साइज ऑफ अ कंडक्टर, और मीडियम और नेचर ऑफ मीडियम, या उसके सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। और थर्ड है
जिस कंडक्टर के कैपेसिटेंस की आप बात कर रहे हो उसके पास में लाके अगर मैं कोई दूसरा कंडक्टर रख दूं, नेबरहुड कंडक्टर पर भी डिपेंड करेगा उस गिवन कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो अभी जो मैंने आपको बताया है ये मैंने आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में बताया है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और किन किन फैक्टर पर यह डिपेंड करता है। क्लियर है? इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे, देखो एक और छोटी सी बात मैं इसके साथ और बता देता हूं। जैसे कि आपने अभी पढ़ा है Q इक्वल टू CV, क्या पढ़ा है, Q इक्वल टू CV पढ़ा है। तो देखो Q इक्वल टू आपने CV पढ़ा है, तो C बराबर क्या हो गया, Q बाय V। ठीक है, अब देखो एक ग्राफ बना लेते हैं हम, ये V का और ये मेरे पास हो जाएगा Q का। जैसे जैसे हम Q बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, V बढ़ेगा, सीधा ग्राफ आएगा, ये थीटा है। ठीक है, अब स्लोप अगर मैं निकाल लूं, ठीक है, ये स्लोप अगर मैं निकाल लूं, स्लोप कैसे निकाली जाती बताओ, टेन थीटा से। तो क्या होती है टेन थीटा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये Q हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस कितना है मेरे पास V, और Q बाई V, Q बाई V मेरे लिए क्या होता है बताओ, Q बाई V को मैं क्या लिखता हूं, कैपेसिटेंस। क्या हो जाएगा, Q बाई V मैंने लिख किया से, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, ये C हो जाएगा। तो आप कैपेसिटेंस कभी भी किससे निकाल सकते हो, टेन थीटा से, या स्लोप से भी आप Q और V की स्लोप से भी आप क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। अब ये भी एक तरीका है। ठीक है, अगर आपको नीड हो तो आप इससे भी जा सकते हो। क्लियर है? तो देखिए ये मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे और उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे, इसे आप कॉपी कर लो। तो देखिए अभी हमने कैपेसिटेंस का कांसेप्ट पढ़ा है और उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ अ कंडक्टर एंड द मीडियम इन विच अ कंडक्टर इज प्लेस्ड एंड थर्ड वन इज अ सराउंडिंग कंडक्टर, है ना, द नियर बाई कंडक्टर, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। अब देखिए कैपेसिटेंस की जो यूनिट थी वो फैरेड थी। क्लियर है? अब देखिए हम क्या चाहते हैं, हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे और स्फेरिकल कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये हमारा टॉपिक है, क्या चाहते हैं हम, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए अगर हमें कोई स्फेरिकल कंडक्टर, सपोज अभी कोई हमें स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है, ठीक है, R रेडियस का कोई स्फेरिकल कंडक्टर हमें दे रखा है। इस स्फेरिकल कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहां पर चला जाएगा, सारा चार्ज यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जब हम उसे चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि चार्ज रिपेल करेंगे और रिपेल करके कहां चले जाएंगे, सरफेस पर चले जाएंगे। अभी हम मान लेंगे कि इसको हमने टोटल चार्ज कितना दिया है, Q चार्ज दिया है, जिससे इसका पोटेंशियल कितना राइज कर गया है, V पोटेंशियल इसका राइज कर गया है, और इसका जो कैपेसिटेंस है C ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, देखो let a isolated spherical conductor having radius R, having radius R, when charge Q given to an conductor, the potential increases by V volt। उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर जाएगा, V वोल्ट इंक्रीज कर जाएगा। all charge given to an conductor are uniformly distributed on the surface of conductor। जितना भी चार्ज हम इसे देंगे
वो चार्ज कहां हो जाएगा, उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो अब एक बात ध्यान रखनी है, इस जितना भी चार्ज आपने दिया है, इस सारे चार्ज को आप क्या मान सकते हो, इस सारे चार्ज को आप इस सेंटर O पॉइंट पर सेंटर्ड मान सकते हो। क्या मान सकते हो, कि जितना भी चार्ज आपने इसको दिया है इसको O पॉइंट पे मान सकते हो, और इस Q चार्ज के कारण इसकी R रेडियस पर, इसकी सरफेस पर कोई P पॉइंट लेंगे, उस पर पोटेंशियल कितना होगा। जितना भी चार्ज आपने इसको दिया है उस चार्ज को आप कहां पर सेंटर्ड मान लोगे, इसके सेंटर पर हम लोकेट मान लेंगे, है ना। और इस Q चार्ज के कारण इसकी सरफेस पर क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो द स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर, the spherical charge conductor behave like a point charge, centered at a center of a स्पेरिकल कंडक्टर। जितना भी चार्ज आपने दिया है उस चार्ज को हम कहां पर सेंटर्ड मान लेंगे, उसके इस स्पेरिकल, जो हमारे पास स्पेरिकल कंडक्टर है उसके सेंटर पर हम उस चार्ज को, टोटल चार्ज को वहां मान लेंगे, है ना। सो द पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर ड्यू टू Q चार्ज। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमें कोई Q चार्ज दे रखा हो तो R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज होता है KQ/R। किसी पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है, ये आपकी जो सरफेस होती है, ये सरफेस आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्या है, इसके हर पॉइंट पर चार्ज सेम होगा, इसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या है। सो पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा पोटेंशियल, V इक्वल टू KQ/R। कैपेसिटेंस डेफिनेशन, फ्रॉम कैपेसिटेंस डेफिनेशन क्या होता है, C इक्वल टू Q/V, और V आप निकाल चुके हो, कितना है 1/4πε0 Q/R। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C हमारे पास कितना आ जाएगा 4πε0 इंटू R। ये आपके पास क्या आ गया है, इस स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आ चुका है, कितना 4πε0 इंटू R। ठीक है, अब देखो, अब ये C किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, C डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। इसके लिए स्पेरिकल कंडक्टर के लिए C किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो C डिपेंड कर रहा है, एक तो C डिपेंड कर रहा है R पर, और एक C डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन R पर। मतलब एक तो कर रहा है रेडियस पर डिपेंड, और दूसरा कर रहा है परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करेगी। तो मैंने बताया था, देखो इस वाले एक्सप्रेशन में कहीं पर भी Q और V नहीं आया है। इसका मतलब आपका कैपेसिटेंस जो होता है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, देखो R जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हम चार्ज दे सकते हैं, इसका मतलब उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। और एक डिपेंड करेगा, ये परमिटिविटी का मतलब मीडियम से है कि हमने उस कंडक्टर को किस मीडियम में रखा है, तो उस मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले से, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक बात, अगर हम बात करेंगे कि हमारा ये जो स्पेरिकल कंडक्टर है, अगर ये फ्री स्पेस में है, कहां पर है, अगर ये फ्री स्पेस में है तो फॉर्मूला लिखा जाएगा C0 4πε0 इंटू R। ठीक है, अगर ये किसी मीडियम में है, क्या है, किसी मीडियम में है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है,
तो आपका सी एम कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो दे रखी है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिकंबाइन करेंगे। देखो तो सी एम बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर को क्या लिख सकते हैं, सी नॉट। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को क्या लिख सकते हैं, सी नॉट। तो ये हो जाएगा सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहां से एप्सिलॉन आर कितना मिल जाएगा, सी एम अपॉन सी नॉट, ये मिल गया। ये आपका क्या आ गया, ये हमको क्या मिल गया, एप्सिलॉन आर क्या मिल गया, तो ये हमको मिल गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या मिल गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। और इसकी क्या डेफिनेशन लिखी जा सकती है, देखो तो मैं इधर लिख देता हूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। तो क्या आ जाएगी, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम, सीएम का मतलब कैपेसिटेंस इन मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, इन दोनों का रेशियो है ना। मतलब मीडियम में कैपेसिटेंस और फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस का जो रेशियो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम कहलाता है। और एक छोटा सा ग्राफ आप चाहो तो इस सी और आर के बीच में बना सकते हो। किसके बीच में, ये अगर आपके पास आर है और ये अगर सी है, तो जैसे जैसे आपका आर बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये ग्राफ भी आप इसके साथ प्लॉट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो हमने क्या किया, अभी हमने एक स्पेरिकल कंडक्टर लिया है और उस स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाला है। कितना आया वो, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा और रेडियस पर डिपेंड करेगा। कहीं पर भी ये Q और V पर डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है। क्लियर है, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान से, ठीक है। और इसके बाद C जो आया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ गया। ठीक है, और आपको ये तो पता ही होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है। क्लियर है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, तो अभी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर। इसके ऊपर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवा रहा हूं इसके नेक्स्ट जस्ट, जिससे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से इस कैपेसिटेंस का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैंने आपको स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस बताया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे तो देखो एक बात समझ लो आप, कैपेसिटर ये भी एक कैपेसिटर ही है, इसे भी कैपेसिटर कहा जा सकता है। जो चार्ज को स्टोर करता है, मतलब उसके पास एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर करता है, तो ये भी एक कैपेसिटर है। मगर इस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर हुई है, इस एनर्जी का मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से इसका हम यूज नहीं करते हैं। इसलिए सिंपली इसको क्या पढ़ा जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर। ये एक स्पेरिकल कैपेसिटर भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि इस पे भी हमने चार्ज दिया है, इसका भी कैपेसिटेंस है। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और हम ओवरऑल कैपेसिटर में क्या करेंगे, कैपेसिटर में हम एनर्जी को ही तो स्टोर करेंगे। इसके पास भी एनर्जी है, पर ये जो एनर्जी होती है बाउंड एनर्जी नहीं होती। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस एनर्जी का यूज आप नहीं कर पाओगे, इसी वजह से इसका यूज हम हमारी डिवाइसेस के अंदर नहीं करते। ठीक है, ये तो नॉर्मल एक कंडक्टर हो गया जिसके पास चार्ज है और एनर्जी भी है, मगर इसका यूज हम हमारी डिवाइसेस के अंदर नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या बनाएंगे, स्पेशल टाइप के कैपेसिटर बनाएंगे। ठीक है, तो पहली बार जो कैपेसिटर बनाया था वो लेडन जार नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कैपेसिटर का इन्वेंशन किया था। और वो किसके लिए किया था, जहां हमको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां हम कैपेसिटर बनाएंगे। तो ये भी कैपेसिटर ही कहा जा सकता है, मगर आप इसको अभी कैपेसिटर की तरह ट्रीट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसकी एनर्जी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इसकी एनर्जी को हम यूज नहीं कर पाते, इसी वजह से हम इसे कैपेसिटर नहीं कहते। इसी वजह से हम बाद में स्पेशल टाइप के कैपेसिटर बनाएंगे अगले लेक्चर से, जब हम पहले तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाल फिलहाल के लिए आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ध्यान में रखना है। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये फ्री स्पेस के लिए, और ये फॉर्मूला आप मीडियम के लिए लगा सकते हो। क्लियर है, तो अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तब तक आप इसे कॉपी कर लो।
देखो अभी जो हमने डेरिवेशन किया है, हमने क्या निकाला था, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, जो कितना आया था, जो सी की वैल्यू जो आई थी, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही आया था कैपेसिटेंस। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है हमारे टेक्स्ट बुक के, वो हम करने जा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द अर्थ टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। अगर हम क्या मान ले, ये हमारे पास एक अर्थ जो है, इसकी रेडियस हमें गिवन है और हमें पूछा गया है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। अर्थ की रेडियस हमें गिवन है और अर्थ एक कंडक्टर है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब मुझे बताओ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 टू पावर 9 हो जाएगी। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/ कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर 9। रेडियस कितनी है, 6.4, 10 टू पावर 6, यही है। अब देखो ये 6 पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा और नीचे लग जाएगा 90 हो जाएगा। ये 10 टू पावर 6 है, 9 ऊपर गया और ये पॉइंट रिमूव करूंगा, 90 हो गया। ठीक है, ये 64/90, 9 में से 6 गया तो -3 और ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब 64 में 9 को डिवाइड करेंगे तो 7.11, 10 टू पावर -4 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट पीछे शिफ्ट करूंगा, यहां पे हो जाएगा 711, 10 टू पावर -6। ठीक है, ये हो जाएगी फेरेड के अंदर। तो इसको 711, 10 टू पावर -6 को 10 टू पावर -6 से डिवाइड करेंगे तो माइक्रो फेरेड में आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 टू पावर इतना आ गया 711 माइक्रो फेरेड, ये इसका क्या आ गया आंसर। तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, 711 माइक्रो फेरेड। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर विद अ कैपेसिटेंस 1 फेरेड, कैन यू कीप इट इन योर अलमाइरा, एक्सप्लेन। मतलब अगर आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है जिसका कैपेसिटेंस आपको 1 फेरेड दे रखा, कितना, 1 फेरेड, तो सबसे पहले तो इसका रेडियस कितना होगा और इसका रेडियस निकालने के बाद आपको यह भी बताना है कि क्या इस कंडक्टर को आप अपनी अलमाइरा के अंदर प्लेस कर सकते हो क्या। तो देखते हैं, पहले हम इसको निकालते हैं। देखो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर पूछा गया, दैट इज C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C आपको दे रखा है 1 फेरेड और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो 1 फेरेड तो ऊपर आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू पावर 9, यही होगा ना। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऊपर ही आएगी, तो आर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। अब इतनी बड़ी रेडियस, ये रेडियस जो है ना, ये आर इज 1400 टाइम्स मोर देन अर्थ रेडियस। ये जो रेडियस आई है ये किससे ज्यादा आई है, ये रेडियस अर्थ की रेडियस से भी 1400 टाइम्स ज्यादा है। तो इतने बड़े कंडक्टर को आप कभी भी अलमाइरा के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हो, है ना। सो हम इसको अलमाइरा के अंदर प्लेस नहीं कर सकते, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 पिको फेरेड। आपको इसका कैपेसिटेंस दे रखा है 1 पिको फेरेड, तो 1 पिको फेरेड को फेरेड में बदलोगे 10 टू पावर -12 फेरेड हो जाएगा। आपको पूछा गया इसकी रेडियस, तो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर हो जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C आपको दे रखा 10 टू पावर -12 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। आर कितना आ गया बताओ, तो 9 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। ये आपका पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रेडियस, ठीक है। सारे आंसर जो है, इसका आंसर ये रहा, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा देखो, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इन अ एयर, तो एयर के अंदर कैपेसिटेंस दे रखा है 2 पिको फेरेड एंड ऑन कीपिंग इट इन अ मीडियम इट्स कैपेसिटेंस बिकम अ 12 पिको फेरेड।
जब उसे हम मीडियम में ले जाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस 12 पिको फैराड हो जाता है। देन हाउ मच विल बी द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, हमें पूछा गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर पूछा गया है। अब हमें पता है, देखो कैपेसिटेंस इन मीडियम कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर, ठीक है। और कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आर को तो सी एम, इस क्वांटिटी को लिख लेंगे हम सी नॉट, क्या बच गया एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर कितना हो गया सी एम अपॉन सी नॉट। सी एम मीडियम के अंदर दे रखा 12 पिको फैराड और फ्री स्पेस में दे रखा है आपको 2 पिको फैराड, पिको है ना, तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा यहाँ पर 6, कितना आ गया एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसमें जो कैपेसिटेंस वर्ड का मतलब है वो हमने सीखा है आज। तो Q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। और C जो होता है उसकी यूनिट होती है फैराड, क्या होती है फैराड होती है, ठीक है। और C जो होता है वो कभी भी किस पर डिपेंड नहीं करता, Q और V पर डिपेंड कभी नहीं करेगा। एक गिवन कंडक्टर के लिए हमेशा Q अपॉन V का रेशियो कांस्टेंट रहता है, जैसे कि ओम्स लॉ के अंदर R जो होता है वो V और I पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू R की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ऐसे ही इसमें जो आपके C की वैल्यू होगी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, तो डिपेंड करेगी वो शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, द मीडियम सराउंडिंग इन अ कंडक्टर है ना, मीडियम सराउंडिंग इन अ कंडक्टर, एंड थर्ड वन इज अ नेबरहुड कंडक्टर ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब उस कंडक्टर के पास में कौन सा दूसरा कंडक्टर रखा गया है। इन तीनों फैक्टर्स पर C डिपेंड करता है, ठीक है। शेप एंड साइज, मीडियम एंड नेबरहुड कंडक्टर पर, इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। क्लियर है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई R रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता था, तो C आया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R, R वहां पर रेडियस हो जाएगी। क्लियर है। और इस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है जिसके लिए हमने स्टार्ट किया है, विच इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद हम टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।